नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मियों की सैलरी बढ़ी, सरकार ने 5% की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद की रेस हुई तेज, इन 7 बड़े दावेदारों में होगी टक्कर। हाईकोर्ट पहुंचा हरियाणा CET नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, कोर्ट ने माना गंभीर, 2 सितंबर को होगी सुनवाई, रिजल्ट में हो सकती है देरी। चंडीगढ़ में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 3 जिलों के किसानों को मिलेंगे 85.5 करोड़ रुपए, बीमा फर्म की मांग हुई खारिज, पूर्व मंत्री JP दलाल बोले 1 हफ्ते के भीतर देना होगा मुआवजा। गुरुग्राम वासियों के लिए अच्छी खबर, सेक्टर 29, सेक्टर 12 और राजीव चौक में बनेंगे नए बस स्टैंड। कृषि के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं अगर कैरियर तो घर बैठे करें इग्नू का ये कोर्स, जानिए पूरी अपडेट। सोनीपत में राष्ट्रीय ओलंपियाड 3 चरणों में होगा, 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, पहला राउंड 22 सितंबर को, 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स होंगे शामिल। हरियाणा की मंत्री आरती राव सेरोगेसी से बनी सिंगल मदर, बेटे का नाम रखा राव जयवीर सिंह, अपने सांसद नाना राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएगा। पंचकुला जोन पर बढ़ा वर्कलोड, CBSE ने बनाया गुरुग्राम जोन, 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा इसमें काम। अंबाला में टांकरी नदी ओवरफ्लो हुई, बाढ़ जैसे हालात बने, 17 इलाकों में घर आधे डूबे, लोगों का रोड पर डेरा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में लगेगी सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल। और जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5, भारत जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे, PM नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ समझौता। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून टर्फ अब श्री गंगानगर, शिवपुरी, दमोह और कलिंगापट्टनम से दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब पर बने होने के चलते अरब सागर से नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए हरियाणा की तरफ आने की संभावना बनी हुई है। इसके प्रभाव से मानसून की गतिविधियां 29 अगस्त रात से एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद 30 अगस्त यानी आज से 3 सितंबर के दौरान राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादलवाई तथा बीच बीच में हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बन रही है। इस दौरान कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की भी संभावना है। साथ ही वातावरण में नमी बढ़ने तथा तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 30 अगस्त को अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में 25 से 50%, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 50 से लेकर 75% बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं 31 अगस्त यानी कल राज्य के सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100% बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के कर्मचारियों की सैलरी में राज्य सरकार ने 5% की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि 1 जून 2025 से लागू मानी जाएगी। सरकार की मंजूरी के बाद यह लाभ लगभग 1,18,000 कर्मचारियों को मिलेगा और इसका एरियर अगले महीने सैलरी में मिल सकता है। HKRN कर्मचारियों का वेतन अब 5% बढ़ जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जून 2025 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। लगभग 1,18,000 से लेकर 1,20,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। वहीं 5 से 10 साल के अनुभव वालों को 10% तथा 10 साल या फिर उससे ऊपर के अनुभव पर 20% तक का वेतन बढ़ेगा। राज्य के जिले 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं, जिन पर अलग अलग वेतन दरें लागू होंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़ पहली श्रेणी में आते हैं। ये जिले आर्थिक रूप से अधिक विकसित, शहरी और औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहाँ जीवन यापन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अधिक है, इसलिए इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को अधिक वेतन देने की जरूरत महसूस होती है। इस निर्णय से HKRN कर्मचारियों को आर्थिक रूप से फायदा और मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में ग्रुप C भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उम्मीदवार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर सुनवाई होगी और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय की गई है।
चूंकि यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के कारण अब रिजल्ट में देरी होने के आसार हो गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दावा किया था कि अगस्त के लास्ट तक आयोग ग्रुप सी के हुए एग्जाम का रिजल्ट जारी कर देंगे, पर ऐसा अब नहीं लग रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति यानी CTAC ने हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी और नूह जिलों में रबी 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों से जुड़े विवादों पर सुनवाई की। बीमा कंपनी ने राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने उसे खारिज कर दिया। फैसले को चुनौती देने के बाद बीमा कंपनी ने 3 मार्च 2025 को CTAC में अपील की। कंपनी का कहना था कि भिवानी की 148 बीमा इकाइयों, चरखी दादरी की 45 इकाइयों और नूह की 38 बीमा इकाइयों में से हुए फसल कटाई प्रयोग यानी CCE पर उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। कंपनी का आरोप था कि इन जिलों के कृषि विभाग के उप निदेशकों की रिपोर्ट को बिना किसी स्वतंत्र जांच के मान लिया गया। साथ ही कंपनी ने दावा किया कि पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा ली गई तस्वीरें और तकनीकी रिपोर्ट प्रोटोकॉल के उल्लंघन को दर्शाती हैं। वहीं पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि अब किसानों के पक्ष में फैसला आने के बाद कंपनी को अब 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित किसानों को तकरीबन 85.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भिवानी की लेडी टीचर मनीषा डेथ केस की CBI जांच कर रही है। CBI जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। मनीषा कांड की जांच उसके पिता ने ही CBI से करवाने की मांग रखी थी, जिस पर सरकार ने सिफारिश की है। शुक्रवार को नारनौल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि इस मामले में FIR वगैरह दर्ज हो गई है। मेडिकल के मामले में मनीषा के पिता ने कहा था कि उसका दोबारा से मेडिकल एम्स में कराया जाए, तो वह भी करा दिया गया है। अब इस मामले की CBI जांच कर रही है। इस मौके पर उन्होंने शिकायतों पर निपटारा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे समय पर कार्यालयों में बैठें तथा लोगों की शिकायतों का निपटारा करें। उन्होंने एक शिकायत पर खनन विभाग के अधिकारी अनिल कुमार को भी फटकार लगाई तथा लोगों से सही तरीके से बात करने के लिए कहा। नागरिकों की शिकायतें सुनते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि नए निर्माण कार्यों के दौरान अधिकारी 100 साल के विजन को ध्यान में रखें ताकि कई दशक तक उससे संबंधित समस्या न आए। भारत से अमेरिका भेजा जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गए हैं। इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश से जो सामान अमेरिका में निर्यात होता है उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा असर की बात करें तो ऑटो और गवर्नमेंट्स पर पड़ने की बात कही गई है। बताया गया है कि अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी के बावल और धारूहेड़ा से बड़ी संख्या में सामान जाता है। अभी तक अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और उसके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर यह शुल्क 10% था। भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट का 10% गुरुग्राम से होता है। ऐसे ही हिसार के स्टील और एविएशन, करनाल की बासमती राइस, पानीपत के कपड़ा उद्योग, अंबाला से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री पर टैरिफ का असर पड़ना तय है। अब प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्थापित होने जा रही है। इसके लिए सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शाहबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव अजराना कला में 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए 8.5 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरी करने के साथ साथ मिल स्थापना को लेकर आगामी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश की पहली सहकारी क्षेत्र की सूरजमुखी तेल मिल की जमीन खरीद की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी तर्ज पर स्थापित होने वाली इस तेल मिल से कुरुक्षेत्र व आसपास के जिलों के सूरजमुखी उत्पादकों के साथ साथ प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि इसी तर्ज पर विभाग दक्षिण हरियाणा में भी सहकारी क्षेत्र की सरसों तेल मिल स्थापित करने जा रहा है, जो कि रेवाड़ी में स्थापित होगी। बता दें कि हैफेड द्वारा स्थापित किए जाने वाली सूरजमुखी तेल मिल के लिए उपयुक्त जगह यानी जमीन ढूंढने के लिए सबसे पहले गाँव डीग में जमीन की तलाश की गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा सहमति नहीं बनने के चलते बिहोली गांव में भी जमीन देखी गई। इस पर भी कोई सहमति नहीं बनी, तो कमेटी ने अजराना कला में मार्केट कमेटी के सबयार्ड के पास उपयुक्त जमीन की तलाश की।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से पंचकुला जोन पर बढ़ते हुए वर्कलोड को कम करने के लिए और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम जोन बनाया गया है। इस जोन का रीजनल कार्यालय गुरुग्राम के सेक्टर 34 में होगा। 1 सितंबर से जोन द्वारा कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा। राज्य के 12 जिलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर व्यवस्था और रिजल्ट भी इसी जोन की तरफ से जारी किया जाएगा। जिन स्कूलों की मान्यता सीबीएसई से प्राप्त है उन स्कूलों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी गई है ताकि भविष्य में काम को लेकर ये स्कूल पंचकुला की अपेक्षा गुरुग्राम कार्यालय से संपर्क कर पाएं। सीबीएसई से पंचकुला जोन में हरियाणा के सभी जिलों को कनेक्ट किया हुआ है। काम का लोड पंचकुला जोन पर बढ़ रहा था। दिल्ली के साथ लगते जिलों के लोगों के लिए पंचकुला काफी दूर भी पड़ता था। सीबीएसई ने गुरुग्राम जोन से हरियाणा के 12 जिलों के स्कूलों को कनेक्ट किया है। इनमें सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, नूंह और पलवल जिले शामिल है। कार्यालय 1 सितंबर से कार्य करना आरंभ कर देगा। ऐसे में इन जिलों के स्कूलों को कोई भी समस्या आने पर अब गुरुग्राम संपर्क करना होगा। हरियाणा में अब की बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नॉमिनेशन के बजाय इलेक्टेड किया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर संगठन द्वारा इसके लिए सहमति प्रदान कर दी गई है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी के केंद्रीय सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 सितंबर के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इन चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित 7 चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। चुनाव के लिए दावेदार चेहरों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। वर्तमान के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पार्टी के बड़े दलित चेहरे के तौर पर पहचान बन चुके सुदेश कटारिया वर्तमान के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। ईमानदार और साफ छवि के चलते इनके अध्यक्ष पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। वहीं जाट बिरादरी से संबंध रखने वाले सुभाष बराला वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले भी वह प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदारों में असीम गोयल का नाम भी शामिल है। पार्टी के बड़े पंजाबी चेहरे के तौर पर संजय भाटिया को भी जाना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले गौरव गौतम की संगठन से नजदीकी भी बताई जा रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के समय से बंद पड़ी 3 पैसेंजर ट्रेनों को दिल्ली के लिए संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तीनों ट्रेनों के पहिए लगभग 5 साल से थमे हुए थे और यात्री इन ट्रेनों के पुनः संचालन की लगातार मांग उठा रहे थे। रेलवे बोर्ड से सहमति मिलने के बाद अब इन ट्रेनों के संचालन को लेकर शेड्यूल बनाया जा रहा है, जिसके बाद अंबाला दिल्ली, कालका हजरत निजामुद्दीन और अंबाला मेरठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इन ट्रेनों के संचालन से अंबाला दिल्ली रूट पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत पहुंचेगी। बता दें कि 2020 में लॉकडाउन में सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। अब रेलवे बोर्ड ने तीनों पैसेंजर ट्रेनों के पुनः संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। जल्द ही इनका संचालन शुरू होने जा रहा है। अगर आपको कृषि से जुड़े कार्य करने में मजा आता है और आप इस बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है। इग्नू की मदद से आप घर बैठे कृषि संबंधित डिग्री व कोर्स कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में फिलहाल नामांकन चल रहे हैं। जून 2025 सेशन के लिए ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले की लास्ट डेट 31 अगस्त निर्धारित की गई है। इग्नू में इस बार 4 कोर्स के लिए नामांकन करवाया जा रहा है। इनमें डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग में नामांकन शामिल हैं। ये सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। ऐसे में जो भी स्टूडेंट कृषि क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं वो 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी की नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब छात्र ड्यूअल डिग्री या फिर उससे जुड़ा हुआ कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि छात्र कोई अन्य कोर्स करते हुए भी इग्नू का ये कोर्स कर सकते हैं। दाखिले के बाद पाठ्य सामग्री यानी कि नोट्स व किताबें रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को भारतीय डाक के माध्यम से उनके संबंधित पते पर भेज दिए जाएंगे। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा की तिथि की बात करें तो 4 सितंबर 2025 है। सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू एक्सचेंज किए गए। भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात भी कही। वहीं मोदी ने अगले भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया। बतौर प्रधानमंत्री यह मोदी की 8वीं जापानी यात्रा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। 15वें भारत जापान समिट में मोदी और इशिबा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों देशों ने एनर्जी, खनिज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यावरण और राजनयिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पत्रों यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक समझौते हुए हैं। अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों का आपसी आदान प्रदान भी होगा। इसमें भारत से तकरीबन 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ जापान जाएंगे और वहां पर वे काम करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम के बाद भारत में कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इवेंट में जियो फ्रेम्स पेश किया गया है जो कि एआई पावर्ड ग्लास स्मार्ट है। यह खुद से फोटोग्राफी कर सकता है। वहीं कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटर जियो पीसी लॉन्च किया जो कि भारत में पहली एआई रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस है। इससे आप अपने टीवी को मोडेम के जरिए कंप्यूटर बना सकेंगे। इसके अलावा कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर्स भी पेश किए। इनमें नया सर्च असिस्टेंट रिया, रिलायंस इंटेलिजेंस, वॉइस प्रिंट, जियो लेंज और मैक्स व्यू 3.0 शामिल है। ये फीचर जियो हॉटस्टार ऐप और दूसरी सर्विसेज में काम आएंगे। जियो पीसी एक नई क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो टीवी को कंप्यूटर में बदल देती है। इसके लिए बस एक जियो सेटअप बॉक्स, कीबोर्ड, माउस और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। ये सर्विस क्लाउड से चलती है यानी सारा पावर और स्टोरेज एक सर्वर से आता है और टीवी एक स्क्रीन बन जाता है। यह अभी ट्रायल फेज में है। अभी इसे जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर यूजर्स के लिए शुरू किया गया है और नए ग्राहकों को 1 महीने का ट्रायल भी फ्री दिया जा रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन 599 रुपए से शुरू होता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 79,810 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 74 अंक की गिरावट रही और ये 24,427 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। आईटीसी और बीईएल सहित 6 शेयर्स 2% तक चढ़कर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और इन्फोसिस के शेयरों में 3% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 23 शेयरों में तेजी रही जबकि 27 नीचे बंद हुए। एनएससी की रियल्टी, ऑटो और ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स में तेजी रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 882 रुपए बढ़कर 1,02,388 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत 462 रुपए बढ़कर 1,17,572 रुपए के नए हाई पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,03,460 और 22 कैरेट सोने की कीमत 94,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 26,226 रुपए बढ़ी है तो चांदी का भाव भी इस दौरान 31,555 रुपए बढ़ गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।